हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का परीक्षा दृष्टि के सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग इस सुबह अपने बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर से ही सीखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पेपर का एनालिसिस करने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू रखिए और साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको एक आइडिया होता रहे कि लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से आते हैं उस सेक्शन को भी आप अच्छे से हैंडल करते रहिए। जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए हम लोग एक छोटी सी बात हमने इस बेस पर आपसे किया था कि हमारे जो साइंस हैं उस साइंस में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री का रेशियो लगभग इक्वल होता है और उसके बाद बायो के क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारा फिजिक्स है, आपको चाहिए कि आपको फिजिक्स के बारे में एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री के बारे में अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करिए, उसके बाद क्वेश्चन को हैंडल करते रहिए। अगर अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं फिर भी क्वेश्चन को एक नज़र देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आइए हम लोग देखते हैं अपने एग्जामिनेशन बीपीएससी में लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन को। लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमें हेल्प करेंगे कि जो है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से ही है। किससे है दोस्त? तो आप बताएंगे जो कि फिजिक्स से ही पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आप देखिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर करिए। फास्ट जल्दी से देखिए सभी लोग और इसका आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर पूछा गया था दाब का मात्रक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि एक क्वेश्चन जो है मात्रक से आता है और मात्रक से जो क्वेश्चन आता है वो किसका मात्रक हो सकता है। तो आप बताएंगे ये दाब का हो सकता है, ये जो है ऊर्जा का हो सकता है, ये शक्ति का हो सकता है, ये बल का हो सकता है। तो मात्रक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको पता है कि दाब या प्रेशर का मात्रक क्या होता है तो आपको याद हो तो आप फट से बता देंगे कि प्रेशर का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है दोस्त? वो पास्कल होता है। और यहां पर अगर आपके ऑप्शन में पास्कल दिया हो तो आप फट से टिक करें कि दाब का मात्रक क्या होता है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। बिहार में एक ऐसा ऑप्शन भी रखा रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं भी आप चूज कर सकते हैं, या फिर एक से अधिक आंसर अगर आपको लग रहे हैं कि इसमें सही है तो वो भी चूज कर सकते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें 5 ऑप्शन देते हैं। कितने ऑप्शन देते हैं दोस्त? 5 ऑप्शन देते हैं और उस 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। जिस भी स्टूडेंट को, जो भी सीरियस एस्पायरेंट है, उसको इतना याद होता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या था? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इजी था। क्या था? वेरी वेरी इजी था। और अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी आफत क्रिएट करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पास्कल इसकी यूनिट होती है और पास्कल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और आपको यहां याद कर लेना है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्लियर सभी लोगों को? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है या चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होकर, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं है, ये क्या करता है, परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचता है। दोनों की टाइमिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त? तो आप बताएंगे दोनों का समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको दोनों का समय याद रहना चाहिए कि कब जो है कितनी देर में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। क्या पूछा जा रहा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो आप बताएंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो है 8×48 + 19 सेकंड, मतलब अगर सेकंड में ऑप्शन दिया रहे तो आप कहेंगे 499 सेकंड, या फिर एक एक्यूरेट मात्रा में इसे बता देंगे 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, या फिर 499 सेकंड लगते हैं, या फिर अगर ऑप्शन में रहे 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपके ऑप्शन में 8 मिनट 19 सेकंड दिया है तो 8 मिनट 19 सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आइए ऑप्शन चूज कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 5 मिनट में, बिल्कुल गलत, 5 मिनट में नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है 6 मिनट में, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है 8 मिनट में, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 10 मिनट में, ये भी गलत। अगर जो है केवल 4 ऑप्शन दिए होते तब तो आप 8 मिनट को टिक कर सकते थे, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन अलग से दिया है। क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका मतलब 8 मिनट 19 सेकंड का आंसर अगर होता तो यह आपका करेक्ट होता। अगर 8 मिनट 19 सेकंड का आंसर नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो आप बताएंगे 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ये किस में समय लगता है? तो आप बताएंगे ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए चंद्रमा का प्रकाश, किसका प्रकाश? चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होकर, कैसे होकर? परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, परावर्तित होकर पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो आपका आंसर होगा 1.23 सेकंड या 1.28 सेकंड। इतना सेकंड का समय लगता है कहां तक? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होकर के पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है? तो आप बताएंगे कि जो है ये पहुंचता है 1.28 सेकंड। जी रेणु जी 8 मिनट 18 सेकंड हमने पढ़ा है जी। 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा वो करेक्ट। और जो है तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ई। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। और ऐसे ही जब दूसरा क्वेश्चन चंद्रमा का पूछे तब भी आपको भी उसमें आंसर करना है। क्या आंसर करना है? तो आप बताएंगे 1.28 सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से फास्ट देखते हैं और इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 2 वेक्टर होते हैं। 2 राशियां कितनी होती हैं? राशियां 2 टाइप की होती हैं। एक को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और एक को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? एक को अदिश राशि बोलते हैं, एक को सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि, एक को अदिश राशि और एक को सदिश राशि बोलते हैं। एक को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं और एक को सदिश राशि बोलते हैं।
कोई आपसे पूछे अदिश राशि क्या होती है या सदिश राशि क्या होती है, तो आपका आंसर होगा कि अदिश राशि जो है ऐसी राशियां जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण दिया होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण दिया होता है, ऐसी राशियां जिसमें केवल क्या दिया होता है, जिसमें केवल परिमाण दिया होता है। अरे रेणु जी हमने बता दिया है पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, आंसर मिल जाएगा। अब आपसे कोई पूछे अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, तो आपका आंसर होगा ऐसी राशियां जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। दिशा नहीं होती है, जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशाएं दोनों होती हैं, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशाएं भी होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उन्हें हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, आपको आंसर करना है फास्ट कि कौन सी अदिश राशि है। जल्दी से आंसर करें। जी मोहम्मद अफसार, वेरी गुड, अफसार का आंसर आ गया सर जी, बी करेक्ट है। आइए एक छोटी सी ट्रिक हम बताते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सी राशियां अदिश हैं और कौन सी राशियां सदिश हैं। एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर, 100% क्लियर कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर कोई आपसे कहे, क्या कहे, तो आप बताएं, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, अदिश राशियां, तो एक तो डिफिनीशन आपको पता होगा ही कि अदिश राशियां क्या होती हैं, कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं। जैसे कोई कहे वह दूध, वह चाय के समय, वह चाय के समय दूध देती है या दूध देता है, वह चाय के समय दूध देता है। एक शॉर्टकट है, वह चाय के समय दूध देता है। अगर ये शॉर्टकट आपको याद रहे तो आपकी सारी अदिश राशियां यहां से हैंडल हो जाएंगी। अगर ये शॉर्टकट आपसे याद रहेगा तो जितने भी हैं, जितने शॉर्टकट, अगर ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा तो आपके अदिश राशियों से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वह मतलब कुछ नहीं, चा मतलब, तो आप बताएंगे चा मतलब चाल, या मतलब आप बताएंगे आयतन, का मतलब तो आप बताएंगे कार्य, समय, समय मतलब समय, दू मतलब दूरी, दू मतलब दूरी, धा मतलब धारा, द मतलब दाब, ता मतलब ताप। ये जितने आए, जितने भी ये आए, कौन कौन से आप बताएंगे, ये जितने भी आए कौन कौन से, तो आप बताएंगे ये चाल, दूरी, कार्य, धारा, दाब, ताप, समय, आयतन, ये जितने आए ये सब क्या हैं, ये सब के सब अदिश राशियां हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे कौन सा मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर जी दाब मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है दोस्त, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर दाब हो जाएगा। और ये ट्रिक याद रखिएगा, तो कभी आपसे अदिश राशियां और सदिश राशियां दोनों कभी नहीं गड़बड़ होगा। अदिश राशियां यहां से आपका क्लियर हो गया, अदिश राशियां सबका क्लियर हुआ, जितने लोग लाइव हैं सबका क्लियर हुआ कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। आप बताएंगे अदिश राशियों में ये सबके नाम आते हैं। इसी तरीके से आइए हम लोग सदिश राशियों को देख लेते हैं कि सदिश राशियों में कौन कौन आता है, किसमें सदिश राशियों में कौन कौन आता है, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। ये देखिए सदिश राशियों में कौन कौन आता है, जल्दी से क्लियर करिए फास्ट, तो आपको पता चलेगा कि सदिश राशियों में ये चीजें आती हैं। सदिश राशियां, सदिश राशियों में कौन कौन आता है, एक जबरदस्त ट्रिक इसकी भी है, इस ट्रिक से इसका भी काम हो जाएगा। जैसे आप बताएंगे इसका होता है वे ता बी,
क्या है, वे ता बी। बस इतना वर्ड याद रखिए, आपकी सदिश राशियां यहां से क्लियर हो जाएंगी। कौन सी क्लियर हो जाएंगी, यहां से सदिश राशियां क्लियर हो जाएंगी। वे का मतलब, कोई पूछे वे का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि वे का मतलब होता है वेग, संवेग, आवेग। इन तीनों को, जिसमें वे आया है, इन तीनों को क्लियर कर लीजिए। वेग, संवेग, आवेग। क्लियर सभी लोगों को। ये देखिए ता से ताप तो आप वहां कर चुके हैं, यहां हो जाएगा ता से त्वरण। और यहां देखिए वी से क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो ये जो आए 5, ये किस में आते हैं, ये आपकी सदिश राशियों में आते हैं। जब ये सदिश राशियों में आते हैं तो अब आपका कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। क्लियर, क्लियर, ओके। तो यहां से आपका हम उम्मीद करते हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियां आपकी दोनों क्लियर हो गई होंगी। इसलिए उसमें पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया दाब अदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फिजिक्स के आप समझ सकते हैं कि लेवल का क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो आपको पता चलेगा फिजिक्स में चीजें जो हैं बहुत नॉर्मल पूछी जा रही हैं, और इन नॉर्मल चीजों को आपको किसी भी हाल में प्रैक्टिस में लाना है। अब जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम बहुत ज्यादा बुकिश नहीं हो रहे हैं। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए रियल में, और एनी टाइम नॉलेज होनी चाहिए, कि ये नहीं कि हम रिवाइज करके बताएंगे। नहीं दोस्त, अगर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। तो आपको तो पता है ना बल का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। उसी तरीके से अगर आपसे प्रतिबल का पूछ ले, प्रतिबल मतलब बल का जो होता है उसी का बराबर का क्या होगा, उसी के बराबर का इसका भी होगा। जानबूझ करके ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, डाउट में रहते हैं। बल दिया है तो आप जान जाएंगे, प्रतिबल दे देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रतिबल और बल दोनों का क्या होता है, दोनों का मात्रक जो है न्यूटन होता है। जबकि दाब का मात्रक अभी आप पढ़ के गए हैं, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। रेणु जी का आंसर पता नहीं कैसे 2 आ गया, जल्दी से आंसर करिए। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हमारा सी करेक्ट है, क्योंकि बल का होता है, प्रतिबल का होता है, और इसी तरीके से दाब का मात्रक होता है। ये अपने बिहार पीसीएस में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चन रिपीट और रिवाइज दोनों होते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अफसार का आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी विकृति करेक्ट आंसर है, ओके, जल्दी से आंसर करें। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। आपसे पूछ रहा है साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स क्या हैं, साउंड वेव क्या हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन आ रहा है तिरछी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं, या ध्रुवीकृत होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक साउंड वेव्स होती हैं। अगर कभी आपसे साउंड वेव से क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिए जल्दी से साउंड वेव्स क्या होती हैं, सी ही बताए हैं, ओके। आइए जल्दी से देखते हैं साउंड वेव्स क्या होती हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए साउंड वेव्स, या आपसे पूछा जाए
कि साउंड की जो कंडीशन होती है, ये जो स्पीकर लगा होता है, स्पीकर, आपको ये तो आइडिया होगा ना स्पीकर किधर अपनी आवाज तेज देता है, तो आप बताएंगे जिधर उसका मुंह किए रहते हैं वो स्पीकर उतनी तेज आवाज उधर ही देता है। अगर स्पीकर का माउथ आप घुमा देते हैं, हॉर्न घुमा देते हैं, तो आवाज क्या होती है, आवाज की स्पीड बदल जाती है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं इनके कंपन करने की गति कण के कंपन करने की गति के समानांतर होती है। मतलब ये दोनों एक समानांतर गति करते हैं, इसलिए स्पीकर जिधर आप करते हो वो स्पीकर उधर ही मूव करता है और उधर ही साउंड जनरेट करता है। ऐसी तरंगे जिनका कंपन कण के समानांतर होता है, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और हमारे साउंड में यही कंडीशन आती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और ये साउंड से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं कि साउंड जो होता है वो कितने डेसिबल का आप सुन सकते हैं और साउंड जो होता है कितने डेसिबल का नहीं सुन सकते हैं। एक नॉर्मल साउंड कितनी होती है, कानाफूसी वाली साउंड कितनी होती है, जेट एयर वेज की साउंड कितनी होती है, सबके साउंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वहां से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे कि 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये क्वेश्चन, अभी बीईओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, अभी जो है आपका ये बिहार पीसीएस लास्ट ईयर हुआ था उसमें पूछा गया था। आने वाले भविष्य में ऐसा चांस है कि ये एग्जाम फिर से पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर आप अगर देखेंगे तब कितना होगा। जल्दी से आंसर करें कि कितना होगा। जल्दी से आंसर करें, फास्ट। जल्दी से आंसर करें। मोहम्मद अफसार का आंसर आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त। इसी फार्मूले से हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए पूछेगा तो ये लिखेंगे, और अगर सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए पूछेगा तो ये लिखेंगे। और आपसे कह रहा है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो ऊपर वाला फार्मूला काम आएगा और आप यहां लिख लेंगे 50 सेंटीग्रेड कितना है 50, उसके बाद 9/5 प्लस 32 कर देंगे और आपका आंसर निकल आ जाएगा। और ऐसे कर लीजिए तो देखिए आपका आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 5 दहम 50, 10 हो गया। अब 10 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 90 प्लस 32, कितना हो जाएगा 122। इसी फार्मूले से आपका जो सेंटीग्रेड होता है उसे हम लोग आसानी से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग आसानी से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। अगर यहीं पर अभी दिया होता, क्या दिया होता, 60 डिग्री को चेंज करिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या मान होगा, अगर ये पूछता तो आपका हो जाता 60 इंटू 9/5 प्लस 32, इतना आप कर देते तो आंसर निकल आता 12, और 12 का टेबल 9 बार पढ़ते 108 प्लस 32, आंसर आपका आ जाता 140। तो यहां पर हम लोग का कौन सा आंसर करेक्ट है, यहां पर हम लोग का 122 फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर है। ओके, सभी लोगों को बातें समझ में आई, हो जाएगा यहां तक।
अब अगर आपसे कोई सेंटीग्रेड पूछे, मतलब मान फ़ारेनहाइट में दिया रहे और आपसे पूछे कि कितना सेंटीग्रेड होगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या पूछ ले, 100 फ़ारेनहाइट, अगर आपसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का पूछ ले कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करिए सेंटीग्रेड में, तो आप ये फार्मूला लगा के चेक कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए टफ है। अब मान लीजिए आपको इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना होता तो आप कौन से फार्मूला रखते, यही 5/9, इस फार्मूले में रख करके इसको सॉल्व कर लेते और f की जगह पे 100 और यहाँ पे 32/5/9। अब इस दोनों को माइनस करते तो आपके पास आ जाता 68 इंटू 5/9। 9 से कट कर देते, 9 7 जा 63, 5 बचा, 9 5 जा 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, जितना आ जाता वो आपका सेंटीग्रेड हो जाता। आसान। जब इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा, तो आप बताएंगे 35, 2 ऐड कर देंगे 37.5 और एक डिजिट में आ जाएगा आंसर जैसा आप निकालेंगे। क्लियर सभी को? अगर फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन आएगा, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे ना। आइए सब लोग आसानी से चेंज कर लेंगे कि कैसे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलते हैं और सेंटीग्रेड को कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? जल्दी से आंसर करना है भाई। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बच्चों वाला है। अगर आपसे समझ सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ सकता है तो और अच्छी बात है। जल्दी से देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आंसर फास्ट। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आवृत्ति मापी जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया है ऊर्जा मापी जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया है ऊष्मा मापी जाती है, चौथा ऑप्शन दिया है गुणवत्ता मापी जाती है। जल्दी से देखिए और आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जल्दी से आंसर करें। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? मोहम्मद अफसर के आंसर आ गए हैं और दूसरे लोग जल्दी से आंसर करें। मोहम्मद अफसर के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए भाई, हर्ट्ज में किसको मापते हैं? तो आप बताएंगे हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। किसको मापते हैं? तो आप बताएंगे हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आवृत्ति सही हो जाएगा। जबकि जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं? तो आप बताएंगे ऊर्जा को जूल में मापते हैं, या फिर इसी को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो हर्ट्ज में तो ऊर्जा को मापते नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा जो है ये ऊर्जा आंसर नहीं होगा। और जो हमारा ऊष्मा है, ऊष्मा हीट होती है, और हीट को किस में मापते हैं? तो आप बताएंगे एम्पियर में मापते हैं। गुणवत्ता को किस में मापते हैं? तो आप बताएंगे गुणवत्ता को पिच में। अगर साउंड की गुणवत्ता मापना है तो पिच में मापते हैं, और अगर जो है किसी और चीज की गुणवत्ता मापना है तो उसकी अदर यूनिट होती है। लेकिन हर्ट्ज में कभी आवृत्ति को नहीं मापते हैं और कभी ऊष्मा को नहीं मापते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है हमारा एक आंसर सही है आवृत्ति, और इसमें से एक से ज्यादा आंसर नहीं सही है, इसलिए हमारा ई भी गलत है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। गुणवत्ता जो होती है वो साउंड की गुणवत्ता हमेशा पिच में मापी जाती है, और पिच जो होता है वो व्यक्ति के वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करता है। पिच से ही, पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों से ही पता चलता है कि किसकी आवाज सुरीली है और किसकी आवाज मोटी है। आवाज मोटी या पतली किस पे डिपेंड करता है? पिच पर, साउंड के पिच पर डिपेंड करता है। आइए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, जल्दी से आंसर करना है। यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही आंसर करिए कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है। बिल्कुल बाइक वाला कार वाला दिमाग नहीं लगाइएगा कि स्पीडोमीटर से स्पीड को मापते हैं, इसीलिए विद्युत धारा को भी किससे माप देंगे, विद्युत धारा को भी वोल्ट मीटर से माप देंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो आप बताएंगे विद्युत धारा को जानबूझ करके बिहार पीसीएस आपको कंफ्यूजन करने के लिए वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर दिया है। क्या दिया है, वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर दिया है, जो कि गलत है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर में मापते हैं। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, विद्युत धारा को ए मीटर में मापते हैं, ना कि वोल्ट मीटर और ना कि वोल्टा मीटर। और पोटेंशियम मीटर तो होने का चांस ही नहीं है। ये दोनों गलत हैं। आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, आपका बी आंसर करेक्ट है, ए मीटर। गड़बड़ नहीं करिएगा, एग्जाम में कुछ ऑप्शन ऐसे देते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, आपको लगता है यही सही है और वो हो जाता है गलत। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, आप बताएंगे इसको अमीटर में मापते हैं। अब ये एग्जाम अच्छा हुआ हम लोग यहां सॉल्व कर ले रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में आप जाते तो पक्का गलत करके आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लीजिएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। जल्दी से आंसर करें, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है, जल्दी से आंसर करें। विद्युत शक्ति की इकाई है। ये देखिए एम्पियर क्या होता है, उसमें जो करंट बहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस करंट को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। करंट जो बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं कि इतनी एम्पियर की करंट मूव कर रही है। तो इसका मतलब एम्पियर होने का कहीं चांस ही नहीं है। और उस विद्युत से जो बल्ब या एलईडी आप यूज करते हैं उसकी जो पावर होती है वो वोल्ट होती है, कि इतने वोल्ट का है, उतना वोल्ट उसमें प्रमोट होता है। कूलाम जो होता है ये आवेश का होता है, और डी ऑप्शन जो है ये वाट। ये वाट क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई हमेशा वाट में मापी जाती है। इसलिए आप जब बल्ब लेने जाते हैं तो सामने वाले से पूछते हैं 100 वाट का दे दीजिए, और जो आपका स्टेबलाइजर होता है वो आपको क्या बताता है, वोल्ट बताता है कि कितने वोल्ट तक की लाइट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वाट। वाट इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन संभाल के करिएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन अगर आपसे वापस हाथ से निकले तो समझ जाइएगा आपके लिए बुरे दिन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए एक नॉर्मल फिजिक्स जो होती है उस नॉर्मल फिजिक्स को आप पहले पढ़ो। जो हमने अपने वीडियो में सिलेबस बताया था उस सिलेबस को पहले आप अच्छे से पढ़ो। जब उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे तब ये जितने क्वेश्चन आए थे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। अगर ये पूरी फिजिक्स जितने 9-10 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं, अगर मुझे पढ़ाना हो तो आपको 10 से 12 दिन में हम कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। आपके एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे अगर हर रोज क्लास ली जाए तो 5 दिन में आपकी, 10 दिन में आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप अपने से या तो पढ़ लो या फिर बताना, व्हाट्सएप करना इस हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर जा रहे हैं, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी हम लोग 5 दिन तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका रिस्पांस देखने वाले हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर? आइए ये देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से शुरू हुआ है।
आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जैसे ही रसायन शास्त्र की बात आया करे तो एक ही नाम याद किया करिए, लेवासिये। क्या नाम याद करेंगे? लेवासिये। लेवासिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और इनका नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो लेवॉसियर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लेवॉसियर लिखा जाता है। और अब आप जब ढूंढते हैं तो क्या ढूंढते हैं? लेवॉसियर ढूंढते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्त? तो आप बताएंगे सर जी सी करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक रसायन मतलब खोज से भी यहां क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं होने दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए जल्दी से देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो इस तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग कि इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी है? 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर करें दोस्त, जल्दी से आंसर करें, इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है मास नंबर। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? मास नंबर। और द्रव्यमान संख्या और जो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब होता है परमाणु क्रमांक। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब होता है परमाणु क्रमांक। ओके, ये पढ़े हुए हैं, इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सही है। ये तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। ओके, ये देखिए हम दोनों का कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपसे। अगर कभी आपसे पूछे एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब होता है कि अगर आपसे कभी पूछ ले परमाणु क्रमांक, क्या पूछ ले? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आप बताएंगे परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है? प्रोटॉन्स नंबर। जितने प्रोटॉन के नंबर हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि परमाणु क्रमांक बताइए तो आपका आंसर होता कि 20, लेकिन आपसे पूछा है मास नंबर। मास नंबर मतलब होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आप देखिए यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? तो आप बताएंगे प्रोटॉन यहां पर 20 हैं। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? यहां पर प्रोटॉन 20 हैं। और आपसे यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दिया है। यहां पर क्या नहीं दिया है? न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दिया है। जब न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दिया है तो आप पहले न्यूट्रॉन तो निकालेंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो 38 आएगा, जो कि वो न्यूट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और न्यूट्रॉन हम लोग को अपने से निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा 22। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन आपको फंसाया था जानबूझ करके। तो हो गया आपका, समझ आया सभी लोगों को? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ आई अफसार, रेनू जी बात समझ आई? जल्दी से आंसर करें फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? जल्दी से आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यह बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसको बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, एक याद किए रहेंगे अच्छे से कि नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? जल्दी से आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है उपधातु, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से सब लोग आंसर करें। एक तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको एलिमेंट की डिफिनीशन आनी चाहिए कि एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तत्व क्या है, तो आप बताएंगे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक विधि से या किसी भी रासायनिक विधि से अलग अलग डिवाइड नहीं किया जा सकता और उसे मिला करके कोई नया पदार्थ बनाया नहीं जा सकता, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व मतलब जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहेगा, उसका अपना आकार होगा, उसका अपना आयतन होगा। जितनी मेटल होती हैं सबके, जितने धातु होते हैं सबका अपना आकार होता है, अपना आयतन होता है। जितनी अधातु होती हैं उनका भी आकार होता है, उनका भी आयतन होता है। जितनी उपधातु होती हैं उनका भी आकार होता है, उनका भी आयतन होता है। लेकिन गैस एक ऐसी, गैस इसमें से एक ऐसा मिक्सचर है, गैस क्या है? गैस इसमें से ऐसा है जिसमें कोई भी इसका फिक्स आकार या आयतन नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर गैस हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी लोगों को क्लियर? जी जी बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी का पीएच मान क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। पानी का पीएच मान क्या होता है? आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करें। पानी का पीएच मान क्या होता है? जल्दी से आंसर करें दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी पीएच मान की बात होती है तो पीएच मान से पीएच स्केल याद आता है। एग्जाम में पीएच स्केल से भी क्वेश्चन आता है और पीएच मान कई चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। ये सब आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप हमें बताइए आपको जल पीने में नमकीन लगता है? जल्दी से आंसर करें। क्या आपको जल पीने में नमकीन लगता है या क्या आपको जल पीने में अम्लीय लगता है, नींबू जैसा आता है? क्या आप नींबू का टेस्ट जानते हैं? नींबू अम्लीय होता है। आप हमें फट से बताएंगे, क्या आप नींबू का जैसे टेस्ट फील करते हैं? आपको अम्लीय फील होता है या आपको नमकीन फील होता है? जल्दी से बताइएगा।
आपको क्या फील होता है? नमकीन फील होता है या फिर अम्ली नींबू जैसा फील होता है? टेल मी, जल्दी से बताओ दोस्त, क्या फील होता है? कैसा फील करते हैं आप, अम्लीय या नमकीन? तो आपके पास सर पानी का नहीं पता, अरे कोई बात नहीं, आप कहेंगे ना सर नमकीन फील करते हैं ना अम्ली फील करते हैं, और जब आप किसी चीज को नमकीन या अम्ली ना फील करिए तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 होता है। हमारा जो पानी है, पानी ना तो अम्ली होता है और ना ही क्षारीय होता है, और जो चीज ना तो अम्ली होती है ना क्षारीय होती है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 होता है। और अगर 7 से कम पीएच मान रहे तो उसे अम्ली कहा जाता है, और अगर 7 से ज्यादा पीएच मान रहे तो उसे क्षारीय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षारीय कहा जाता है। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, और हमारा पानी क्या होता है? हमारा पानी उदासीन है, इसलिए हमारा आंसर क्या सही है? इसलिए हमारा आंसर 7 इज करेक्ट। क्लियर सभी को? हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? हमारा करेक्ट आंसर है 7। क्या होता है? उदासीन होता है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी आपसे पूछ ले सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, सिर, और अगर आपसे कोई पूछे सिर का कितना हिस्सा होता है, हेड के कितने भाग होते हैं, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए हेड या सिर का कितना भाग होता है, आप बताएंगे सिर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। सिर का कितना भाग होता है? सिर का 3 भाग होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान 3 होता है। कभी भूलेंगे? अगर इसको भी भूल जाए तो चुल्लू भर पानी में कहीं डूब ही जाइएगा। ये देखिए नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान समझ लीजिए। सिर का पीएच मान कितना हो गया? सिरका का पीएच मान हो गया 3। नींबू, जब किसी के घर में या किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अपने घर की नजर को बचाने के लिए वो क्या करता है? 2 नींबू, एक ऊपर एक नीचे, 4 मिर्चें बीच में, क्या करता है? नींबू मिर्चे की एक लड़ी बना करके टांग देता है। कितने नींबू होते हैं? 2। मिर्चे कितने होते हैं? 4। और जब घर में नहीं रहता और घर की मां को अगर कहना रहता है बेटा क्या लेते आना? 2 नींबू 4 मिर्चे, मतलब 2-4 नींबू मिर्चे लेते आना, और बेटा क्या करता है? 2-4 नींबू मिर्चे लेते आता है, तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाता है? 2-4। कभी भूलेंगे? अगर जैसे ही नींबू सामने आएगा आपको याद आएगा कि बिल्कुल सही। एकदम क्लियर सभी लोगों को? ये देखिए लार को इंग्लिश में लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? सेलाइवा। क्या बोलते हैं? सेलाइवा बोलते हैं ना दोस्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको सेलाइवा बोलते हैं। ये देखिए इसको सेटाइवा लिख लीजिए। ये क्या हो गया? 7, और ये रोमन का क्या हो गया? 4। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे लार का आपको ऐसे याद रखना है 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है लार का पीएच मान। क्लियर? यहां देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है? अगर आप दूध पियोगे तो क्या बनोगे? हेल्दी बनोगे, पहलवान बनोगे, जिससे लड़ोगे उसके छक्के छुड़ा दोगे। और जो दूध नहीं पिएगा पहलवान कैसे बनेगा? कैसे छक्के छुड़ाएगा? दूध पीना मतलब पहलवान बनना, और पहलवान बनना मतलब छक्के छुड़ा देना, मतलब 6-6 कर देना। तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है। और आपसे कोई पूछे आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे आंसू सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं। 7-4। रक्त का कितना होता है? बच्चा याद करके बैठा है, 7-4। इसलिए अब रक्त का नहीं पूछा जाता है, इसके अलावा अब दूसरा पूछा जा रहा है। तो ये जो लार का पीएच मान इतना बताया, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आज जो है यहीं पर आपको जो है ये लार का पीएच मान इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस नहीं करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो एग्जाम में आ जाएगा तो शायद आप ही का सही होगा और सबका गलत हो सकता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, फास्ट। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जल्दी से बताएंगे भाई। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। कभी कभी कॉमन सेंस लगा लिया करिए, क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा।
आज तक ऐसा क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, लेकिन कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए। अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो जरूर आंसर करेंगे, और जो है नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। अरे भाई जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, कहां अनुपस्थित होता है? आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त, आंसर आने आपके शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। केरोसिन में क्या होता है? मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल में क्या नहीं होता है? आप बताएंगे मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों ऐसा हुआ? आप बताएंगे क्योंकि अगर जिस पानी में मच्छर बहुत आ जाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम ऑयल स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे उसमें ऑक्सीजन वाला एरिया कवर हो जाता है और मच्छर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मर जाता है। और दूसरा, आप कांच जानते हैं, कांच में क्या होता है? SiO2 होता है, SiO2 सिलिकेट ऑक्साइड होता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है? इसमें आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और मिट्टी में आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इस बैक्टीरिया की वजह से ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया मिट्टी में ऑक्सीजन को जनरेट करते रहते हैं। सीमेंट में आप कहेंगे सर जी सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, तभी तो जैसे ही सीमेंट में पानी डालते हैं वो क्या होता है? उसके बुल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सब में होता है, किसमें नहीं होता? केरोसिन में नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। आइए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? कल हम लोगों ने सीखा था कि पानी का पीएच मान कितना होता है, ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि जो है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है जो बायो से संबंधित है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जैसे आपसे ग्लूकोज का सूत्र पूछा है, ऐसे ही आपसे पूछता है यूरिया का सूत्र क्या होता है। क्या पूछता है? यूरिया का फार्मूला क्या होता है। जब कभी आपसे यूरिया का पूछे तो NH2CONH2, कोई आपसे पूछे यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर होगा NH2CONH2। बिल्कुल आसान सा है। इसी जैसे यूरिया आप याद करेंगे वैसे आप ग्लूकोज को याद करें कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपके सामने आंसर आएगा C6H12O6। कहां पर दिया है? C6H12O6, ये आपको ऑप्शन में कहां पे दिया है? तो आप बताएंगे ये ऑप्शन सी में दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमसे कोई पूछे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग फट से आंसर करेंगे C6H12O6। ये ग्लूकोज बनता कैसे है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें कि ये ग्लूकोज बनता कैसे है। ये ग्लूकोज बनता कैसे है, इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। ग्लूकोज हमारा बनता कैसे है? अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लूकोज बनता कैसे है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज का निर्माण ऐसे होता है। ग्लूकोज कैसे बनता है, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। किससे होता है, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप बताएंगे इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो आप बताएंगे इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे के हरे भाग, पौधे के हरे भाग, केवल पत्ती नहीं, पौधों के हरे भाग द्वारा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो वो कार्बोहाइड्रेट बना, वो कार्बोहाइड्रेट किससे बना, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बना। किससे बना? फोटोसिंथेसिस से बना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक मिनट में देख लीजिए। ये देखिए 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ये दोनों मिलते हैं। जब ये पौधों के पास दोनों होते हैं CO2 और 12H2O, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे लाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कैसे होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण हमेशा सनलाइट की उपस्थिति में होता है। कैसे होता है?
प्रकाश संश्लेषण सनलाइट की उपस्थिति में होता है तो इसका जो पौधे में प्रेजेंट क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस एक ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब पूछा जाए कौन सी गैस बाहर निकलती है तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्त, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, यही आपका फार्मूला हो गया C6H12O6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। क्लियर, आसान। ये दोनों क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आपसे यह भी पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आती है। कहां से आती है, वातावरण से आती है। और यह भी पूछता है जल कहां से आता है, तो आप बताएंगे जल मृदा से आता है, सॉइल से आता है। जल कहां से आता है, तो आपका आंसर होगा जल मृदा से आता है या जल जो होता है ये सॉइल से आता है। क्लियर, सभी लोगों को क्लियर कि कहां से क्या आता है, चीजें समझ में आ गई। दोनों फार्मूला समझ में आ गया कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है और जो है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहां पर देखिए, बिल्कुल जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज में स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन साइंस में जनरल नॉलेज की बहुत जरूरत है। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हमारी साइंस तैयार है कि नहीं, तो एक क्वेश्चन ही मीडियम होता है जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक बार सबसे पहले जरूरी बात होती है कि चीजें आपकी अच्छी से और डिटेल में पढ़ी होनी चाहिए। अगर चीजें आपके अच्छी से और डिटेल में पढ़ी हुई हैं तो आप बहुत आसानी से ये चीज क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो वक्त निकाल करके जल्दी जल्दी आप पहले अपनी चीजों को कवर करिए। जो टॉपिक आ रहे हैं आपके पास, क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक पहुंच रहे हैं, तो आपको कम से कम उन टॉपिक को फटाफट उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। और जितना अच्छा कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आपसे कहा जा रहा है CO समूह का आबंध क्रम क्या है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड लगते हैं। तो CO का जब हम लोग देखते हैं तो हमें कितने बॉन्ड दिखते हैं। CO को जब हम लोग लिखते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, जब CO को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब आप हमें बताएंगे कि इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं। आबंध का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड हैं, ये कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। आपको ये आंसर करना है कि हाइड्रोजन के इसमें कितने बॉन्ड हैं। तो आप बताएंगे इसमें हम लोग को बॉन्ड जो दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3 बॉन्ड हमको दिख रहे हैं, इसलिए CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा, तो आप बताएंगे 3 बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा दोस्त, तो आपका आंसर होगा कि इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ के गए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो आप प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट किए हैं, अभी हमने प्रकाश संश्लेषण आपको समझाया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं और सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये जो आपका C6H12O6 बना, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। क्या है, ये प्रोडक्ट है, मतलब ये उत्पाद है। लेकिन आपसे इसमें पूछ रहा है उपोत्पाद क्या है। उपोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट क्या है।
क्या मतलब होता है? बाई प्रोडक्ट क्या है? ये आपसे जो बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपोत्पाद कहते हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, उपोत्पाद क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता उत्पाद क्या है, तो प्रोडक्ट क्या है, तो आपका आंसर होता शर्करा। ये क्या है? ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज एक शर्करा है। तो ये किसका रिएक्शन है? ये रिएक्शन जो है आपके प्रकाश संश्लेषण का है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर दोस्त? सभी को क्लियर हुआ? बातें समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? खुश रहिए प्रदीप जी, खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी से आंसर करिए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपसे पूछा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर कभी आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताइए, जल्दी से आंसर करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। आंसर मी फास्ट, जल्दी से सभी लोग आंसर करें भाई। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में रिवाइज हो सकती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन की। किसकी बुक है? तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन की बुक है, जो ऑप्शन में कहां दिया है? ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया है। तो हम लोग का डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है कि इस पुस्तक को किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें और जल्दी से आंसर करें। सौर ऊर्जा में एटीपी बदलती है। सौर ऊर्जा में एटीपी बदलती है। जल्दी से आंसर करें कि सौर ऊर्जा में एटीपी बदलती है। गुड मॉर्निंग गरिमा, प्रदीप जी खुश रहिए, जल्दी से आंसर करिए कि सौर ऊर्जा में एटीपी बदलती है। सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी से एटीपी का निर्माण होता है। सोलर एनर्जी से मतलब सनलाइट से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? सनलाइट से। सनलाइट से बात हो रही है कि सोलर एनर्जी से एटीपी का निर्माण होता है। कैसे होता है? किसमें होता है? जल्दी से आंसर करें। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का सनलाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और ये देखिए राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है।
और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। ये निक नेम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे ही आपसे पूछा जाए किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, आपका फट से आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है सनलाइट से एटीपी का निर्माण किसमें होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण में होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है दोस्त, तो आंसर बी इज करेक्ट। गरिमा का आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। गरिमा का आंसर करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। आइए जल्दी से, ये बातें इतनी समझ में आई, क्लियर हुआ सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है या किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जल्दी से आंसर करें। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जल्दी से आंसर करें। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? पहला आपको ऑप्शन दिया है जियोलॉजी। अगर कहीं पर लिखा रहे जियोलॉजी तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, अध्ययन। जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दिया है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का मतलब होता है सीरम, जो ब्लड में सीरम पाया जाता है, सीरम, और लॉजी मतलब अध्ययन। जिसमें सीरम का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सेरोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब दूसरा भी हमारा क्या हो गया? दूसरा भी गलत। तीसरा दिया है ओरोलॉजी। ओरो का मतलब होता है पहाड़ और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो ओरो मतलब क्या हो गया? पहाड़, पर्वत। जिसमें पर्वत का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ओरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम लोग ओरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो मतलब होता है क्या? तो आप बताएंगे बोन। कहीं भी लिखा रहे ऑस्टियो, क्या लिखा रहे? ऑस्टियो। कहीं पर भी लिखा रहे ऑस्टियो, इसका मतलब होता है बोन, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। जिसमें बोन का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्त? तो आप बताएंगे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारे जितने लोग बीपीएससी का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा करके जितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 27 से 28 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और ये जो 27 क्वेश्चन पूछे गए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और साइंस के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में पूछे जाने के चांस है। इसलिए आपको साइंस बहुत अच्छे से करना है। अगर आप साइंस अच्छे से नहीं करेंगे तो केवल एक सेक्शन से ही बाहर हो जाएंगे, और बाहर होने के बाद फिर पता नहीं बिहार की 67 वैकेंसी या आप कह सकते हैं 67वीं वैकेंसी पता नहीं कब अनाउंस हो ना अनाउंस हो। इसलिए मौका अच्छा है, आप उस पर काफ़ी अच्छा काम कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल साइंस के पूछे जा रहे हैं जो आप जो है उसमें अपने दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो। और अगर नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली बुक में कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि जो है इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में
कोई एंजाइम नहीं होते हैं। आपसे कह रहा है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। अब आप इसको तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको क्या पता होगा कि लाइकेन क्या होता है, ये पता होगा विषाणु क्या होता है, ये पता होगा जीवाणु क्या होता है, शैवाल क्या होता है। जब आप चारों के बारे में जानेंगे तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। लाइकेन क्या होता है तो आप बताएंगे लाइकेन एक पौधे के समान होता है। कैसे होता है? पौधे के समान होता है। कैसे होता है? पौधे के समान होता है, जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। मतलब यह सहजीवन की जिंदगी जीता है। कैसी जिंदगी जीता है? सहजीवन। सहजीवन का मतलब ये होता है कि लाइकेन जो होता है उसमें कवक होता है और शैवाल होता है, और कवक जो होता है वो देखने में बहुत गंदा होता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसलिए क्या करता है कवक जो है वो रोग फैलाता है। रोग जो डिजीज फैलाता है वो लोगों में डिजीज क्या करती हैं? काफी नुकसानदायक होती हैं। उसके पास क्या नहीं होता तो आप बताएंगे उसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वो क्या करता है? वो शैवाल से सहजीवन मतलब साथ साथ जीने का वादा करता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल उसको, जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? ये खाना फूड नहीं बना पाता है, और फूड के लिए किस पे डिपेंड हो जाता है? शैवाल पर। शैवाल क्या करता है? शैवाल जो होता है वो उसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपने फूड का निर्माण खुद करता है, और जो फूड का निर्माण करता है तो शैवाल क्या करता है? फंगस को फूड देता है, और कवक क्या करता है? शैवाल की रक्षा करता है। दोनों साथ साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एंजाइम होते हैं। इसमें एंजाइम क्या होते हैं? इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए विषाणु, वायरस। वायरस की खास बात समझिए। वायरस की क्या खास बात है तो आप बताएंगे वायरस की खास बात है कि ये जो है सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। बीच की कड़ी, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अर्थात जो वायरस होता है वो जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होता है। जब ये बाहर होता है, इन्वायरमेंट में होता है, तो ये निर्जीव होता है। जैसे हमारे शरीर में पहुंचता है ये सजीव हो जाता है, और इसके एंजाइम क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। वायरस में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? करेक्ट। जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप जानते ही हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है। इससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, और बैक्टीरिया में भी क्या होता है? बैक्टीरिया में भी एंजाइम नहीं होता है। इसमें भी एंजाइम नहीं होता है। आप कहेंगे कि जो आपका वायरस है और जो आपका जो है ये लाइकेन है, जो शैवाल है, इसमें कई सारे हैं जिसमें से क्या है? जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा तो आप बताएंगे हमारा आंसर सही हो जाएगा जीवाणु। क्या सही हो जाएगा तो आप बताएंगे हमारा आंसर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सभी में एंजाइम होता है, सभी में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा आप बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ई। ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइकेन में भी एंजाइम होता है, वायरस में भी एंजाइम होता है, जीवाणु में भी होता है, और शैवाल में भी होता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर जो है गरिमा जी ई आंसर सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक में पाया जा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं।
कभी आपसे पूछा जाए टी लिम्फोसाइट तो आप बताएंगे ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, किसको? प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लिम्फोसाइट का जैसे नाम आए आप फट से समझ जाइएगा, ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं तो आप बताएंगे एड्स के पेशेंट में, जो एड्स का पेशेंट होता है उसका क्या खराब होता है? कोई आपसे पूछे एड्स के रोगी का क्या कौन सा अंग खराब होता है, तो अंग कोई नहीं खराब होता है। क्या खराब होता है? टी लिम्फोसाइट खराब होता है, जिसके कारण क्या होता है? उससे रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या हो जाता है? उसकी रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है टी लिम्फोसाइट के कारण। तो टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ है तो आप बताएंगे ये हमारा हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में जो आपको पता है क्या होता है? अस्थिमज्जा होता है। क्या होता है? अस्थिमज्जा, या इसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। इसी बोन मैरो में, किसमें? इसी बोन मैरो में किसका निर्माण होता है तो आप बताएंगे इसी बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, इसी बोन मैरो में क्या होता है? इसी बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा या बोन मैरो। ये देखिए यकृत दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे यकृत के संबंध में आपको क्या फैक्ट पता है तो आप यकृत के बारे में बताएंगे कि यकृत के संबंध में फैक्ट पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, पीलिया या हेपेटाइटिस, तो इन दोनों केस में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपका आंसर होगा पीलिया और हेपेटाइटिस के केस में हमारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हमारा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो कौन है? यकृत। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है तिल्ली। अगर कोई आपसे पूछे तिल्ली के बारे में क्या जानते हैं तो आप बताएंगे इसी तिल्ली को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तिल्ली को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसी तिल्ली को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। और जो ये स्प्लीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आप लोग जानते रहिएगा आरबीसी की कब्रिस्तान। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा तिल्ली को आरबीसी की कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अपने यूपीपीसीएस में पूछा गया था अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाती है, क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ के केस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है? तो आप बताएंगे कि यही है आपका अग्नाशय। अग्नाशय मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी हैं, अगर तिल्ली भी है जिसे स्प्लीन कहते हैं, इसे आरबीसी की कब्रिस्तान कहते हैं। यकृत जो होती है ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पीलिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में यही हमारा यकृत जो होता है वही प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है तो आप बताएंगे यकृत प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी इज करेक्ट। कौन सा आंसर करेक्ट है दोस्त इसमें? तो आप बताएंगे सर जी बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी आंसर हम लोग का करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इतना अच्छे से जानते रहिए कि कुछ एरिया हैं साइंस के जहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड, आप इसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे ब्लड आप नहीं छोड़ के जा सकते, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन्स ये छोड़ के नहीं जा सकते, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे डिजीज रोग, यहां से क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में रहते हैं।
किसी भी एग्जामिनेशन में ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं दोस्त, इसलिए ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बच्चों वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं, सब बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको आता रहे, बस आपका पढ़ा रहे बस, क्योंकि साइंस के ऑप्शन ऐसे होते हैं नहीं पढ़ा रहता है तो मैक्सिमम गलत होते हैं। क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है आयोडीन किस में मिली होती है, तो आपको टिक करना है आयोडीन वाला हार्मोन किसे कहते हैं। आप बताएंगे थायरॉक्सिन को आयोडीन वाला हार्मोन कहते हैं। हमारी थायराइड ग्रंथि से, किससे, हमारी थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। और इस थायरॉक्सिन में क्या होता है, तो आप बताएंगे इस थायरॉक्सिन में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, तो आप कहेंगे आयोडीन। और जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग घेंघा या जिसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग घेंघा या जिसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घेंघा किसकी कमी के कारण होता है, या पूछा जाता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जब आपसे पूछा जाए आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। क्लियर सभी लोगों को, गर्मिया का सही आंसर है भाई, बहुत अच्छी। आइए एक कुछ हार्मोन दिया है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है। हमसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मेल हार्मोन है और कौन सा फीमेल हार्मोन है। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेल हार्मोन है, तो आपका आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, एग्रेसिव होना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। ये मेल हार्मोन है। दूसरा दिया है एड्रिनलिन, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर आएगा एड्रिनलिन। इसी को कहा जाता है लड़ो मारो भागो हार्मोन। क्या कहा जाता है, लड़ो मारो भागो हार्मोन। आपसे पूछा जाए किसको लड़ो मारो भागो हार्मोन कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, तब भी आपका आंसर होगा एड्रिनलिन। नेक्स्ट हार्मोन आपका है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, आप बताएंगे ये इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। और इसी इंसुलिन की कमी के कारण, इसी इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसी के कारण क्या हो जाता है, इसी के कारण बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बीमारी कहते हैं। ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्लियर दोस्त सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह अक्सर एग्जाम में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, एड्स किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करें कि एड्स जो है वो किसके कारण होता है। आंसर फास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एड्स किसके कारण होता है, जल्दी से आंसर करें। एड्स बीमारी किसके कारण होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्स। जब कभी आपसे एड्स पूछा जाए दोस्त, एड्स सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि बेहद आसान होता है और आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किससे होता है, तो बताएंगे HIV से। किससे होता है, HIV से होता है। HIV क्या होता है, तो आप बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, जिसके कारण वायरस एड्स नामक बीमारी होती है। मतलब एड्स क्या है, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी। एड्स क्या है, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी। और किस वायरस से होती है, एचआईवी वायरस से होती है। किस वायरस से होती है, एचआईवी वायरस से होने वाली बीमारी है। और वायरस का ऑप्शन कहां दिया है, ये दिया है विषाणु। एड्स किससे होने वाली बीमारी है, एड्स जो है ये विषाणु से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी। एड्स जो है ये फैलता कैसे है, तो आप बताएंगे ये सेक्सुअल बीमारी है। अगर किसी को एड्स है और उसके साथ आपके रिलेशन हैं तो वो आपको क्या फैला देगी, एड्स फैला देगी। ब्लड से फैलती है, किससे फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है किसी का, तो जो बीमारी फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एड्स कहते हैं। और कैसे फैलती है, तो आप बताएंगे अगर कोई डॉक्टर सिरिंज यूज कर रहा है और वो सिरिंज में कैसी सिरिंज यूज कर रहा है, अगर वो किसी पेशेंट से यूज की हुई सिरिंज को यूज करता है तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एड्स होने के चांस होते हैं। तो एड्स कैसे फैलता है, ऐसे फैलता है। और बेबी को मदर से, अगर किसी मदर को एड्स है और उस मदर से जो बेबी जन्म लेता है उस बेबी को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, एड्स हो जाता है। क्लियर। तो एड्स से संबंधित जो इतनी बातें थी वो क्लियर हुई आपकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो एड्स में ट्रांसमिशन भी पूछता है कि एड्स बीमारी कैसे फैलती है, तो आप बताएंगे एड्स बीमारी ऐसे फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। शरीर का तापमान, टेम्परेचर, हमने आपको बताया था कि शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है, शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का थर्मामीटर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हमारे शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। किसको, तो आप बताएंगे हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग शरीर का तापमापी कहते हैं। यह हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्त, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिबलम है ये क्या करता है, तो आप बताएंगे ये बॉडी बैलेंस करता है। जो हम सीधे खड़े हैं या आप आराम से बैठे हैं, ये कौन करा रहा है, ये आपका सेरिबलम करा रहा है। सेरिबलम क्या करता है, सेरिबलम बॉडी बैलेंस करता है। मतलब इंसान सीधा जा रहा है, इंसान खड़ा है, इंसान कुछ कर रहा है, ये बॉडी बैलेंस कौन करता है, ये आपका सेरिबलम करता है। ये थैलेमस है, थैलेमस का काम क्या होता है, तो आप बताएंगे थैलेमस का काम होता है ये कोल्ड, ठंडा, हॉट, गर्म, ये दोनों का एहसास कराता है। ठंडे और गर्म का एहसास कौन कराता है, तो आपका आंसर होगा ठंडे और गर्म का एहसास हमारा थैलेमस कराता है। ये नेक्स्ट लिखा है मेडुला। मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये क्या करता है, ये छींक के लिए, खांसी के लिए, ये आपके छींक के लिए, खांसी के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, छींक के लिए, छींक के लिए, खांसी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आप बताएंगे छींक और खांसी के लिए हमारा जिम्मेदार कौन होता है, तो आप बताएंगे मेडुला जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है दोस्त, मेडुला जिम्मेदार होता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है प्राकृतिक रबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। गरिमा का आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, इसमें से कौन सा है। अगर पूछा जाए कि नेचुरल रबर इसमें से कौन सा है, नेचुरल रबर, तो अगर नेचुरल रबर आपसे पूछा जाए, नेचुरल फाइबर या नेचुरल रबर इसमें से कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि
आइसोप्रीन। कौन सा है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रीन को हम लोग नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? नेचुरल रबर कहते हैं या प्राकृतिक रबर कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रीन। स्टायरीन क्या है? तो अभी बताएंगे। विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ था उसमें कई सारे लोग मर गए। जो लोग मर गए उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आप बताएंगे कि विशाखापट्टनम में वो स्टायरीन गैस ही थी। और ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे एग्जाम में आ सकती है। स्टायरीन गैस क्या है? स्टायरीन गैस जो है ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके अगले एग्जाम के लिए। प्रोपीन और विनाइल एसीटेट, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आइसोप्रीन करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है दोस्त? तो आप बताएंगे आइसोप्रीन हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से एक सेशन में, इस तरीके से वन सेशन में 2019 के बीपीएससी एग्जाम में, 2019 के बीपीएससी एग्जाम में साइंस के कितने क्वेश्चन आए थे? तो आप बताएंगे साइंस के 27 क्वेश्चन आए थे। और ये 27 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस बार 25 से कम तो आने नहीं है, 25 से कम तो आने नहीं है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप इसे लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो उसके बाद एग्जाम के समय एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो हम लोग अगले दिन मिलते हैं। कल हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे सुबह 9 बजे। थैंक यू टू ऑल।